नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय सम्मेलन। P20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन शनिवार को दिल्ली में संपन्न हो गया। P20 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आयोजित P20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने के लिए G20 देशों की सांसदों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों देशों को धन्यवाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने से P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि SDG, हरित ऊर्जा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विषयों पर आयोजित 4 सत्रों में P20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों से जन केंद्रित विकास में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा। G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2 दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं। मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है। निश्चित रूप से इन 4 विषयों को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने
और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतिरिक्त उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्य के पैरा 27 में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं पैरा 27 का कुछ विषय, कुछ बिंदु आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। जनप्रति के रूप में हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां और कानून का निर्माण कर सके। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में है तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसीज, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दरअसल G20 के बाद अब P20 में भी भारत की ये ऐतिहासिक सफलता रही कि ओम बिरला जी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित हुआ और इसमें कई वो मुद्दे शामिल हैं जिन पर G20 में चर्चा हुई थी। P20 के जो सदस्य देश हैं, जो सांसद सदस्य हैं, आमंत्रित पीठासीन अधिकारी हैं, उन सब ने इन मुद्दों पर चर्चा की। इसमें से एक अहम मुद्दा हरित ऊर्जा का है। इस मुद्दे पर G20 में भी आम राय थी और P20 यानी संसदीय सम्मेलन में भी आम राय बनी। हरित ऊर्जा का मुद्दा जलवायु पर्यावरण के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वैश्विक मंच पर सभी देशों ने मिलकर हरित ऊर्जा की दिशा में काम करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SSEL के ग्रुप प्रेसिडेंट मनमोहन अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे O2 पावर के CEO और फाउंडर पराग शर्मा जी से। पराग जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। पराग जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। जाहिर सी बात है P20 में भी यानी संसदीय सम्मेलन में भी हरित ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से
इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया गया। हरित ऊर्जा का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? आप इस दिशा को कैसे देखते हैं? क्या आगे और करना होगा? क्या कहना है आपका? मनोज जी, अभी तक जब हम हरित ऊर्जा की बात करते थे तो केवल इलेक्ट्रिसिटी को ग्रीन करने की बात करते थे, और उस विषय में ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट अब 15% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज ग्रीन एनर्जी। बट धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया है कि पूरी एनर्जी का केवल 19% ही इलेक्ट्रिसिटी है, और बाकी 81% एनर्जी भी काफी जरूरत है उसको ग्रीन करने की। इसी वजह से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ती जा रही है। जी। ग्रीन हाइड्रोजन और बहुत अदर तरह के टूल्स हैं जिसमें रिमेनिंग 81% ऑफ द एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में। इसी बैकग्राउंड को लेते हुए सबसे जरूरत की चीज जो B20 में डिस्कस हुई वो ये हुई कि हाउ डू वी फाइनेंस दिस डीकार्बोनाइजेशन। हम इतनी ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है हरित ऊर्जा की उसको फाइनेंस कैसे करेंगे अक्रॉस द बोर्ड। तभी उन्होंने एक ग्लोबल SDG एक्सलरेशन फंड की बात करी है, जिसमें ना ये 20 कंट्रीज जो G20 के हिस्सेदार है, बट उसके अलावा जो 10 और कंट्रीज हैं इन द रेशियो ऑफ देयर GDP, दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट, प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट। जो अभी जो समस्या चल रही है वो ये चल रही है कि बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है जी। टू ग्रीन दिस होल वर्ल्ड ग्रिड। इनफैक्ट इसको कहते हैं SDG फाइनेंसिंग। SDG फाइनेंसिंग में जो गैप है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, जब ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट जो है वो घटती जा रही है। इसी बीच में इंडिया की प्रेसिडेंसी इस साल का काफी महत्व रखता है कि वो कैसे बैलेंस करेगी इन दोनों चीजों को। हमें ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की फंडिंग चाहिए, और उसी बैकग्राउंड में ये ग्लोबल SDG एक्सलेशन फंड की बात हुई है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात हुई है इस B20 समिट में। जी। जाहिर सी बात है, जो वित्तीय से जुड़ा मुद्दा है, आर्थिक पक्ष से जुड़ा मुद्दा जो है वो पर्यावरण के लिहाज से और हरित ऊर्जा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मनमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने पर भी सहमति G20 और P20 दोनों में बनी है। जाहिर सी बात है, मुद्दा महत्वपूर्ण है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का है, और इस पे लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? सबसे पहले तो मैं इस देश के गवर्नमेंट को और प्रधानमंत्री को बहुत सारी बधाइयां दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये G20 इस बार किया गया है उस हिसाब से शायद ही कभी हुआ है। तो जो स्केल, जो बेंचमार्क उन्होंने भी बनाया है, वो एक दूसरों देशों के लिए एक उदाहरण है। जी। दूसरी बात यह है कि जो हरित ऊर्जा है वो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस कारण से होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे जो भूगोल है उसके हिसाब से हमारी जो 300 दिन की हमारी जो ये सूर्य अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे 3000 आवर्स ऑफ द सन रेज आर अवेलेबल टू मेक द एनर्जी। तो इस कारण से भी भारत एक ऐसा देश है जो इसमें बहुत आगे बढ़ के ये दिखा सकता है, अपना उदाहरण दे सकता है। जी। एक कारण ये भी है हमारा कि हमारे जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो अराउंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो हमारे यहाँ पे भी जो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस हम 85% ऑफ अवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमारा इंपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो इस कारण से हमारे देश में अगर हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उससे काफी हमारी एक तो ये जो इंपोर्ट है उसमें भी कमी होगी, और हम इसमें अपना एक थर्ड नंबर से जो आज की तारीख में है पावर जनरेशन में, और फिफ्थ नंबर है जो अपने सोलर पावर में, हम वो बढ़ के थर्ड या फोर्थ तक भी आ सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ जनरेशन। एंड जो टारगेट हमारा दिया हुआ है कि हम अब 2030 में 500 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने जो कदम उठाए हैं इस पे मोदी जी बहुत ही
दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ रहे हैं और हम इस टारगेट को ये जरूर हासिल करेंगे। जी। मनमोहन जी, अगर बात मैं रिन्यूएबल एनर्जी की करूं तो वैश्विक स्तर पर भारत ने कई पहल भी इसको लेकर किए हैं। खासतौर से अगर सौर ऊर्जा की दिशा में बात करूं तो उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस भी बनाया है। मनमोहन जी, ये सवाल मेरा आपसे है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सौर ऊर्जा का मुद्दा, भारत इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, क्या कहना है आपका? जी जी, ग्लोबल डेवलपमेंट पैक्ट जो हमारा 2023 में हुआ था, उसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, यूएई, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, 8 कंट्रियों ने उसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इसको, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम ट्रिपल कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि ये इतनी इतनी बड़ी देश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इस ओर अगर हम बेबी स्टेप्स भी लेते हैं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर साल अभी दिसंबर तक का हमारा जो टारगेट है, जो ये सोलर मॉड्यूल का जो प्रोडक्शन टारगेट है, इट इज अराउंड 50 गीगावाट टू 60 गीगावाट प्रोडक्शन है जी। लेकिन अगर हम 2 साल के बाद बात करें तो वी आर ट्राइंग टू रीच टू 100 गीगावाट फॉर इंडिजिनियस सोलर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स। तो ये जो वी आर अभी जो हमारा कंजम्पशन ऑफ सोलर मॉड्यूल इज वेरी कॉस्टली बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग एवरीथिंग। हम जितने भी उसके कंपोनेंट है 98% 99% इंपोर्ट करते हैं। इट इज जस्ट असेंबल्ड हियर और ये भी इंपोर्ट आप जानते होंगे कि चाइना से करते हैं। जी। तो एक बार हमारा जब ये घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि द कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल विल कम डाउन और हमारे इंडियन जो निर्भरता है ऑन द मॉड्यूल प्रोडक्शन एंड energy generation from the solar power will come up. So this step of having an alliance of 8 countries is a very, very important step, and it's a way of trying to isolate. I would not say isolate, but एक तरीके से जो हम चाइना पे ये पूरा ग्लोब अभी निर्भर है। जी। 98% of imports of module are done from China across the globe। उसमें कमी आएगी और इंडिया विल बी अ फर्स्ट नेशन विच विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स फ्रॉम इंडिया। लाइक सिमिलरली इसी तरीके का हाइड्रोजन में वी आर टेकिंग मैसिव स्टेप्स। हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस ग्रीन हाइड्रोजन में भी आगे बढ़ रही हैं और इवन वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ लैंड, कोस्टल रीजन है हमारा जहां पे हम विंड एनर्जी उत्पाद कर सकते हैं। तो ये 3 ग्लोबल ये सोलर का जो है, विंड है एंड हाइड्रोजन, दीज थिंग्स आर आई थिंक विल टेक द लीड इन सब्स्टिट्यूटिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जी। कुछ ही क्षणों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। तो हमें पता चलेगा कि इस P20 शिखर सम्मेलन में और कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए। पराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का गठन किया गया और ये भी भारत की पहल पर हुआ। जैव ईंधन गठबंधन क्यों जरूरी है वैश्विक स्तर पर और इससे भारत को किस तरह का लाभ होगा, विश्व को किस तरह का लाभ होगा, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे इंडिया ने इंडियन सोलर अलायंस बना के वर्ल्ड में लीडरशिप ली है, तो उसी सिमिलर डायरेक्शन में इंडिया बायोफ्यूल में भी वर्ल्ड लीडरशिप और इस तरह का गठबंधन करना चाह रहा है और उसी डायरेक्शन में ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। हमारे सोलर और विंड में प्रॉब्लम ये है कि वो इनफर्म पावर है। बायोडीजल से जो पावर निकलेगी वो फर्म पावर होगी और जो अभी जो ग्रिड इंटीग्रेशन का इशू है, सोलर एंड विंड को इंटीग्रेट करने में ग्रिड में काफ़ी समस्या आ रही है क्योंकि ये इनफर्म पावर है, उसको भी टू ए लार्ज एक्सटेंट बायोडीजल पावर और बायोफ्यूल पावर विल मेक इट फर्मर। जी। एक बड़ा मुद्दा कार्बन उत्सर्जन का रहा है पराग जी वैश्विक स्तर पर, और इसको भी 2030 तक कम करने की दिशा में, मिलकर काम करने की दिशा में एक सर्वसम्मति के साथ फैसला G20 में भी हुआ और P20 में भी सदस्य देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस समय कोई भी एक
हार्मोनाइज इंटरनेशनल कार्बन मार्केट नहीं है। जी। कोई भी कंप्लायंस कार्बन मार्केट नहीं है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि इंडिया के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो बहुत ही कम रेट में इस समय बिक रहे हैं, वो भी वॉलंटरी मार्केट में बिक रहे हैं। सो एक बहुत ज्यादा इंडिया ने ये मुद्दा उठाया है कि एक ग्लोबल लेवल पे एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट होना चाहिए, एक कॉमन ईएसजी रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इस इनिशिएटिव को लेते हुए इंडिया ने एक इंट्रा कंट्री कार्बन मार्केट का भी अनाउंसमेंट किया है। ये आई थिंक हर एक फोरम में हर एक कंट्री ये रियलाइज कर रहा है। और हमें अभी जो COP28 समिट आने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दुबई, वी विल सून हियर समथिंग गुड अबाउट कार्बन मार्केट, ग्लोबल कार्बन मार्केट। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर P20 की बात की जाए उसमें हरित ऊर्जा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा की गई, साथ ही वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस विषय पर भी एक प्रकार से सहमति के साथ सभी सदस्य देशों ने अपने अपने विचार इस मुद्दे पर रखे। लेकिन उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, संबोधन खास तौर पर भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दर्शाता है कि भारत ने कैसे अपनी संसदीय यात्रा को हासिल किया है, उस पर आगे बढ़ा है, साथ ही उसके अलग अलग पहलू जो वैश्विक मंच पर हैं, किन मुद्दों पर सहमति के साथ विश्व उन चुनौतियों का सामना कर सकता है जो आज दुनिया के सामने खड़ी हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन अवसर पर क्या कहा था। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वंसम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स
और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। जाहिर सी बात है, भारत लोकतंत्र की जननी है। और क्यों है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय सम्मेलन के दौरान विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत में चुनाव एक उत्सव की तरह है। लेकिन इस संसदीय सम्मेलन में चाहे बात सतत विकास लक्ष्यों की हो, या हरित ऊर्जा की, या महिलाओं के नेतृत्व में विकास की अवधारणा हो, या फिर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात हो, इन मुद्दों पर सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया घोषणा पत्र G20 में भी और P20 में भी। ये अपने में दिखाता है कि भारत के नेतृत्व में जो G20 और P20 सम्मेलनों का आयोजन हुआ वो किस तरह वैश्विक मंच पर सफल रहा है। मनमोहन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा हुई है जिस तरह से G20 का पहले आयोजन किया गया और अब P20 का आयोजन देश में हुआ, और उन मुद्दों पर सहमति, जिन मुद्दों पर पहले भी किंतु परंतु नजर आते थे, इस बार जो भारत में दोनों सम्मेलन हुए उस पर वैश्विक जो दुनिया के आर्थिक संपन्न देश हैं, सर्वसम्मति के साथ फैसला हुआ, सर्वसम्मति के साथ घोषणा पत्र उभर के सामने आया। आप इस सफलता को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं जी। तो जब उन्होंने ये P20 ऑर्गेनाइज किया तो उनका ये मकसद था कि जितने भी पार्लियामेंट जो मेंबर्स होते हैं अक्रॉस द देश, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके का ये कदम उठाया जिससे कि सारे, जब तक ये उत्साह लोगों में नहीं आता है जी, तब तक इसको आगे ले जाना उनके हिसाब से ठीक नहीं होता है। तो वो जो भी कार्य करते हैं, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जितने भी प्रोग्राम इंडिया में भी किए हुए हैं, उन्होंने पहले सबको उत्साहित कर दिया है। वो पहले उनका ये मकसद था कि सबको इन्फॉर्म करते हैं, वो सबके मन में उसके बारे में एक चेतना जगाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो उन्होंने किया है P20 में भी, ये भी उसी तरीके का एक प्रोग्राम है जहां पे पहले तो उन्होंने सब जितने भी देशों के जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ लिया है अपने साथ में, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो आगे जाएंगे। तो ये जो उनकी रणनीति है चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जी, इज कॉल्ड इंक्लूसिव, वो सबको साथ लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कोई निर्णय थोपने से अच्छा उसको सबको इन्फॉर्म करना, सबको साथ लेना, सब में उत्साह जगाना, तो वो 100% काम हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो जो भी एक टारगेट रखते हैं, नॉर्मली उस टारगेट के पहले ही अचीव्स द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जी, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया तरीका है और इसमें हमको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। जी, जाहिर सी बात है G20 का जब उद्घाटन संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि ये समय दुनिया का साथ मिलकर चलने का है और जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो चाहे सतत विकास लक्ष्यों के तहत जो लक्ष्य हैं, भूख, गरीबी, कुपोषण, ऐसे जो 17 लक्ष्य हैं उनका मिलकर मुकाबला करने का है, ताकि आम लोगों के जीवन में एक कल्याणकारी बदलाव आए, उनका जीवन बेहतर हो। पराग जी, मैं आपसे भी इस मुद्दे पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा खास तौर से चर्चा हो रही है। G20 में जिस तरह से फैसले लिए गए और P20 का आयोजन, संसदीय सम्मेलन का आयोजन, जाहिर सी बात है कोई भी नीति, कोई भी कानून संसद से बनता है। आप संसद की भूमिका को, सांसद सदस्यों की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, सतत विकास का लक्ष्य की बात हो या फिर बात हरित ऊर्जा की हो, आम जनता से भी सीधे सीधे जुड़े हैं। देखिए मनोज जी, फैक्ट तो ये है कि जो एसडीजी की फाइनेंसिंग गैप है वो सालों साल बढ़ता जा रहा है। हम अपना 1.5 डिग्री सेल्सियस मीट करने वाला टारगेट जो है वो मिस करते जा रहे हैं। ये 2019 में एसडीजी फाइनेंसिंग का गैप केवल $2.9 ट्रिलियन था और वो बढ़ के $4.5 ट्रिलियन हो गया है जी। इसलिए काफी ज्यादा इस G20 समिट में ये प्रेशर था कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और जनवरी से ही ये B20 समिट्स में डिफरेंट मीटिंग्स हो रही थी, ऑलमोस्ट 1500 मेंबर्स की राय ली गई और फाइनली एक पेपर निकाला गया। उस पेपर में अधिकतर टाइम केवल थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, बट अच्छी चीज ये हुई कि एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट दिया गया कि एक ग्लोबल एसडीजी एक्सेलरेशन फंड बनाया जाएगा जी। और वो उसमें सारे देश कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उसका पूरा फॉर्मूला दिया गया। प्राइवेट सेक्टर भी उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो भी बताया गया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप आज का एनवायरनमेंट देखें, आज के एनवायरनमेंट में जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द होल वर्ल्ड इज गोइंग डाउन। वो 2022 में 3.5% थी, इस साल 3% हो गई है। और खास तौर से जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें तो जीडीपी ग्रोथ रेट और भी कम हो रही है। तो इस एनवायरनमेंट में किसी से ये कमिटमेंट लेके आना कि ये एसडीजी फाइनेंसिंग के गैप को मीट किया जाएगा और इस तरह से मीट किया जाएगा, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। पराग जी, अगर बात मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की करूं, क्योंकि ये मुद्दा भी P20 में खास तौर पे इस पर चर्चा हुई कि किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए लाया जा सकता है। जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात है उसमें किस तरह से उपयोग टेक्नोलॉजी का हो सकता है, खासतौर से डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, इसके ऊपर उन्होंने जो 54 रिकमेंडेशंस दी गई हैं B20 में, उसमें 2 रिकमेंडेशंस पूरे डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। जो पहला रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि रोल आउट डिजिटल पब्लिक इंफ्रा टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हेल्थ केयर अक्रॉस हेल्थ केयर एक्सेस। सो एक जो रिकमेंडेशन थी वो इसके अराउंड थी। जी। जो दूसरी रिकमेंडेशन डिजिटल के अराउंड थी कि बिल्ड डिजिटल ट्रस्ट बाय। जी पराग जी, सीधे ले चलते हैं आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेस वार्ता में। P20 के सफल आयोजन के बाद आप सबने P20 सम्मेलन में सहयोग किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर P20 सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मीडिया के अलग अलग माध्यम से देश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक वक्तव्य, सकारात्मक चर्चा में आपका योगदान रहा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से मैंने आज आपको धन्यवाद देने के लिए बुलाया है क्योंकि आप 2 दिन तक यशोभूमि में रहे हैं और मुझे पता है कि यशोभूमि में मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपने यशोभूमि की चर्चाओं को, संवाद को सकारात्मक रूप से देश के सामने प्रस्तुत रखा। मैं आप सबको
नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नवरात्रा का पर्व शक्ति का पर्व होता है और विशेष रूप से हमारे देश में बहुत धार्मिक आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। P20 सम्मेलन की एक पृष्ठभूमि जिसके बारे में मैंने कुछ पहले भी जिक्र किया था, 2018 में IPU जो इंडियन पार्लियामेंट यूनियन है उसके सहयोग से ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वह अर्जेंटीना में था। उसके बाद 6वां सम्मेलन जापान में, 7वां सम्मेलन इटली में, 8वां इंडोनेशिया में और 9वां सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। मेरा जापान में, इटली में और इंडोनेशिया में मेरा तीनों P20 सम्मेलन में जाना हुआ था और मैं आज ये कह सकता हूं कि 9वें P20 सम्मेलन में सबसे ज्यादा देशों की उपस्थिति, सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों का आना और सबसे ज्यादा लंबी चर्चा संवाद करना, ये G20 सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता का परिप्रेक्ष्य था कि जिस तरीके से G20 सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के लीडर्स आए और उस लीडर समिट के अंदर सामूहिकता के डिक्लेरेशन हुआ। उसका प्रभाव कहीं न कहीं P20 में भी नजर आया कि अधिकतम देशों के वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अलग अलग नाम हैं संसदों के, उनके अध्यक्ष आए, सीनेट के चेयरपर्सन आए, कई देशों के सीनेट के चेयरमैन और वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोग आए। सभी देशों का विशेष रूप से सहयोग भी रहा और सहभागिता भी रही। अभी तक इस सम्मेलन में 29 देशों की भागीदारी रही, जिसमें मैंने बताया कि 48 स्पीकर, सीनेट चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, कुल 48 संसदों के प्रतिनिधि और 49 संसद सदस्य जो इस सिस्टम में आए और 436 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और विशेष रूप से G20 सम्मेलन में पैन अफ्रीका को G20 का सदस्य बनाया था। उस पैन अफ्रीकन संसद के अध्यक्ष भी इस P20 सम्मेलन में उपस्थित हुए और ये अभी तक का सबसे सफल आयोजन रहा। इसमें विशेष ये था कि इंडोनेशिया के अंदर हम सबके सामूहिक प्रयास करने के बाद भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति G20 P20 की का उद्देश्य रहता है। और मुझे खुशी है कि इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की जॉइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से ये संभव हो पाया। मैं सभी देशों के प्रतिनिधियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने
विशेष रूप से इस विषय पर लिया। G20 देशों के विषयों के बाद P20 जिन विषयों पर चर्चा की, उन 4 विषयों को हमने विशेष रूप से लिया। SDG के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना, उसकी प्रगति का आकलन करना, सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, लैंगिक समानताओं में महिलाओं का विकास और नेतृत्व में भूमिका, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। विशेष रूप से प्री समिट में जो हमने विषय लिया, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उस लाइफ मिशन पर प्री समिट पर हमने चर्चा की और विशेष रूप से सभी देशों के पीठासीन अधिकारियों ने और वहां के रिप्रेजेंटेटिव और वहां के प्रतिनिधियों ने जिस सकारात्मक रूप से चर्चा की और अपने अपने देश के अंदर लाइफ मिशन के अंदर चलने वाली चर्चाओं संवाद को बताया। कहीं कानून बनाने का काम हुआ है, कहीं लाइफ मिशन पर उनकी संसदों में चर्चा हुई है, लेकिन सब संसदें एक मत की रही कि विषय वैश्विक विषय सबके साझे प्रयासों से संभव हो पाएगा, सबके सहयोग से हो पाएगा, ये किसी एक देश का विषय नहीं है। इसलिए इस विषय पर सभी संसदों ने माना कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, क्योंकि संसद में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसलिए संसदों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और मुझे आशा है कि सभी संसद इसमें अपने अपनी संप्रभुता से जो उनके नियम प्रक्रिया होती है, उस नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेंगे और उस देश की भौगोलिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार एक जन आंदोलन बनाएंगे ताकि आम जनता अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल अपनाए। क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश में हमने पर्यावरण के विषय को लेकर बहुत गंभीरता से लिया है और आज हम कह सकते हैं कि जलवायु पर्यावरण के विषय के अंदर भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय पर एक वैश्विक दृष्टिकोण देश के सामने रख रहे हैं और संसदें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ की जो संसदों की प्रैक्टिस, परंपराएं, प्रपाटियां, वहाँ की चर्चा संवाद होगा, उसको हम साझा करेंगे तो हम इस मिशन को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसी तरीके से एसडीजी के बारे में सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने एक मत रखकर एसडीजी के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना और उसके लिए वहां की सरकारों से वित्तीय आवंटन और उसकी लगातार समीक्षा, जो उन्होंने संसदों ने कहा कि हम इसके लिए जो हमारी पार्लियामेंट कमिटीज होती है, उस कमेटी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमेटी है उसमें भी चर्चा कराएंगे। इस पर पर्याप्त बजट आवंटन हो, नीतियां बने, कार्यक्रम बने, आवश्यक होने पर कानून बने, ताकि हम एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए वहां के लोगों का परिवर्तन कर सके। और मुझे आशा है कि 2030 जो लक्ष्य रखा है, कई देश उसके पहले इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। भारत भी उसमें से एक देश है जिन्होंने कई बिंदु पर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और हमने पूरे देश के समकक्ष विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए आकांक्षी जिला, जो जिले विकास में पीछे रह गए उनके आकांक्षी जिला, अब उनको तहसील उपखंड स्तर पर भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक विशेष प्रयास होगा। ऊर्जा ट्रांजिशन पर भी अलग अलग देश के लोगों ने विचार रखा और देश के लोगों का मानना था कि हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैसे विशेष रूप से ब्राजील ने कहा कि हमने 50% लिया है, कई लोगों संसदों ने कहा हमने कानून बनाए, सिंगापुर ने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर
हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रीफाइड करने जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग देशों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा की ओर कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, तो हमें अपने अपने संसदों में चर्चा भी करनी होगी और आवश्यक कानून भी बनाने होंगे। और उसके लिए ग्रीन ट्रांजिशन को प्राथमिकता देते हुए मुझे लगता है कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल जैसे गठबंधन की पहलों का सभी संसदों ने समर्थन किया। भारत की संसद के पीठासीन अधिकारी के नाते हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने इस विषय पर भारत के पक्ष को रखा और सबने माना कि भारत इस दिशा के अंदर, ठीक दिशा के अंदर नेतृत्व कर रहा है, दिशा में है और इसके बेहतर परिणाम आने वाले भविष्य में दिखेंगे। लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, विकास के विषय पर सभी संसदों का मानना था कि हमें अपने अपने देश के अंदर सामुदायिक विकास करना है, सबका विकास करना है, तो महिलाओं को एम्पावर्ड भी बनाना पड़ेगा, समानता भी हो और विशेष रूप से नेतृत्व भी हो। और सभी संसदों ने अपने अपने स्तर पर जहां आवश्यकता हुई कानून बनाने का काम किया है और बहुत अच्छे सुझाव जिन जिन संसदों ने महिला, लैंगिक समानता, उनके विकास, उनके नेतृत्व पर काम किए, उन पे अलग अलग विचार सभी संसद के पीठासीन अधिकारी, सीनेट के चेयरमैनों ने रखा। एक सार्थक चर्चा हुई और इस सार्थक चर्चा से एक बेहतर परिणाम ये निकलता है कि उनकी संसदों के अनुभव, विचार, जहां आवश्यकता कानून बनाने पर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी संसदें अपनी अपनी संप्रभुता होती है और इसीलिए हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, राजनीतिक स्थिति अलग होती है, आर्थिक स्थिति अलग होती है, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा के अंदर गंभीर प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से उन्होंने भारत के अंदर लोकसभा, विधानसभाओं के अंदर जो रिजर्वेशन का कानून लाए संविधान संशोधन, उसकी भी प्रशंसा की और हमने बताया कि किस तरीके से हम गांव से लेकर, शहर से लेकर और देश के हर लोकतांत्रिक संस्थाओं में, निर्णय में, नीतियों में, कानून बनाने में उनकी भागीदारी बढ़ी है। और निश्चित रूप से महिला नेतृत्व की दिशा के अंदर भारत तेज गति से हर क्षेत्र में बढ़ रहा, चाहे विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी हो, सामाजिक क्षेत्र और दिशा के अंदर काम कर रहा है। सार्वजनिक डिजिटल प्रेमिकाओं के माध्यम से जीवन परिवर्तन हो, इस विषय पर भी सभी संसद एक मत थी। सभी संसदों ने माना कि हम प्रौद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति के विकास को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विषय पे। संसदों का मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें इसको सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना, विश्वसनीय हो, उत्तरदायित्व हो, इस विषय पर सभी पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों के इसमें मत थे कि हमें मानव अधिकारों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने और गोपनीय रखने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। और कई संसदों ने इसे कानून भी बनाए और उनका मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकास की दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। सभी माननीय पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष और उनके शिष्टमंडल ने 13 तारीख को हमारे संसद भवन का दौरा किया, संविधान सदन भी देखा, संसद के नए भवन को भी देखा और जिस तरीके से उन्होंने संसद में विविधताएं, बहुरंगी संस्कृति और संसद भवन के कम समय में बनना, उसकी सभी अध्यक्षों ने प्रशंसा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और अधिकतम देशों का मानना था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचार, सिद्धांत
आज भी प्रासंगिक है। सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्हें अपने भाषण के अंदर अलग अलग स्पीकरों ने महात्मा गांधी जी के विचारों को भी अपने भाषण में उन्होंने शब्दों में कहा और आज की परिस्थिति में मानते थे कि महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। और मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखकर जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट डिजिटल और पेपरलेस पार्लियामेंट है और हमारी संसदों की क्षमता निर्माण के लिए हमारी जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, हमने प्राइड के बारे में बताया, हमने किस तरीके से दुनिया भर की संसदों को, संसद सदस्यों को कानून बनाने में, रूल्स बनाने में और किस तरीके से हमारा संविधान के आधार पर हम संसदें चलती है, उससे बहुत प्रभावित हुए। और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए भी हम एक एक्सपर्टीज का ग्रुप बनाएंगे। ये भारत के अंदर भी आवश्यकता है और विश्व के अंदर भी इसकी आवश्यकता है। पिछली बार बांग्लादेश, श्रीलंका, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, सूडान, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, अलग अलग अफ्रीकन देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे और सभी समय समय पर सभी संसद सदस्यों को हम प्रशिक्षण का कार्य भी हमारा लगातार चलता रहता है। हमारा संयुक्त वक्तव्य जो है वह सब सहमति से जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम मैंने आपको दिए। मुझे आशा है कि G20 के बाद P20 सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सोच संस्था होती है, विधायी सोच संस्था होती है। G20 में जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को, जिन बारों में सहमति बनी, उसमें पार्लियामेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि उन पर चर्चाएं करना, संवाद करना, जहां आवश्यकता है कानून बनाना, नीतियां बनाना, ये पार्लियामेंट बनाएगी। इसलिए G20 के परिप्रेक्ष्य में P20 उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, निमित्त करेगा और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। भारत के प्रति उनका जो आकर्षण था वो निश्चित रूप से भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यहाँ की डाइवर्सिटी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीनतम हमारी डेमोक्रेसी के कई विषयों को रखा कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, प्राचीनतम हमारी परंपरा प्रपाटियों में है और इसी तरीके से सारे विषयों को प्रधानमंत्री ने रखा। मैं इस मौके पर सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, सबको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस P20 सम्मेलन में सहयोग किया। विशेष रूप से हमारी पूरी टीम ने, राज्यसभा लोकसभा की पूरी टीम ने सहयोग किया, विदेश मंत्रालय ने सहयोग किया, शेरपा जी ने सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। P20 सम्मेलन में मेरी 13 देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और उन द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर हमने इन इश्यू के अलावा लगातार हम किस तरीके से पार्लियामेंट डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने अपने देश के अंदर लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं और किस तरीके से आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी इन डेमोक्रेसी संस्थाओं से कर सकते हैं। और सब एक मत थे कि हमें साझे प्रयासों से सबको मिलकर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस को हम आपस में अपनाएं, उनके अनुभव को लगातार साझा करते रहें ताकि अपनी अपनी संसदों के माध्यम से हम देश की जनता को एक बेहतर परिणाम दे सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बायलैटरल्स की बात की तो अध्यक्ष जी, खबर यह आ रहा है कि टर्की के साथ आपका जो बायलैटरल था उसमें टर्की के तरफ से ये कहा गया है कि उनके देश में जो अस्थिरता पैदा करने वाली कुछ तत्व है वो इंडिया में, हमारे देश में है और आपको कहा गया है कि इसके बारे में कदम उठाने के लिए तो हमारा पक्ष, सरकार का पक्ष स्पष्ट है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था और
पार्लियामेंट की तरफ से, विशेष रूप से सरकार का पक्ष होता है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को, जो प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे थे कि P20 की जो ऐतिहासिक सफलता रही है, जाहिर सी बात है G20 में जो फैसले हुए थे, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, P20 में भी उन मुद्दों पर सर्वसम्मति के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया सदस्य देशों की तरफ से। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, कैसे दुनिया में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जाए, कैसे 2030 तक जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए, इससे जुड़ा जो वित्तीय पहलू है उस पर मिलकर कैसे काम किया जाए, पर्यावरण की दृष्टि से, हरित ऊर्जा की दृष्टि से, लैंगिक समानता की दृष्टि से और डिजिटल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कैसे समाज में परिवर्तन लाया जाए। इन मुद्दों पर गंभीर चिंतन हुआ, चर्चा हुई, मंथन हुआ और उसके बाद सर्वसम्मति के साथ संयुक्त वक्तव्य का सामने आना और सर्वसम्मति के साथ घोषणा पत्र सामने आना, ये G20 के बाद P20 की सफलता को दर्शाता है कि भारत के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर किस तरह से उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं, वो चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो या हरित ऊर्जा का। पराग जी, आपने सुना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को। जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रेस वार्ता पर जाने से पहले कि अगर मैं G20 की बात करूं या P20 की बात की जाए, तो दुनिया ने यह देखा है कि भारत ने किस तरह से उन मुद्दों पर सहमति के साथ सबको साथ लेकर चलने की दिशा में कदम बढ़ाया है जो दुनिया के लिए चुनौती बने हैं, चाहे वो बात सतत विकास लक्ष्य के तहत भूख या कुपोषण की हो, गरीबी की हो या बात पर्यावरण की हो। आप कैसे देखते हैं सफलता को, इस आयोजन को? हाँ मनोज जी, जैसे पहले भी मैंने कहा, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। जनवरी से ही डिफरेंट बायलेटरल मल्टीलेटरल डिस्कशन शुरू हो गए थे और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक आउटपुट निकला। उसमें 54 रिकमेंडेशंस, 172 पॉलिसी इनिशिएटिव्स बताए गए। डिस्कशन पेपर इज वेरी डिटेल्ड, जिसमें सारे देशों ने सर्वसम्मति से इसको एग्री किया। बट ये किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। मोर देन 30 लोकेशंस पे ये सबमिट हुए और बहुत ही चतुरता के साथ सारा लोगों ने इस नोट को सपोर्ट किया है। तो आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। जी मनमोहन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा हरित ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण है और सभी देश इस मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण से सहमत थे। भारत ने जो पहल की हरित ऊर्जा की दृष्टि में, पर्यावरण की दृष्टि से, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? आपने सुना लोकसभा अध्यक्ष जी को? जी भारत 2015 से इस ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर आपको याद होगा तो पीएम उज्ज्वला योजना, जी, सौर ऊर्जा मिशन, जी, पीएम कुसुम योजना, भारत ने 40 सोलर पार्क अनाउंस किए हैं, फिर पीएलआई स्कीम्स। सो एट डोमेस्टिक लेवल काफी ऐसे स्कीम्स भारत ने पहले ही अनाउंस कर लिए हैं जो कि इस तरफ भारत को आगे बढ़ा रहा है और एक लीड दे रहा है। और आपको अगर ये पता होगा तो पीएलआई स्कीम जब इंडिया ने अनाउंस किया था, उसके तुरंत बाद यूएस और यूरोप कंट्रियों ने भी इसी तरीके की स्कीम्स वहां के मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अनाउंस किया था। सो भारत एक लीड तो ऐसे भी ले रहा है। लाइक मोदी जी की एक जो आदत है कि वो जो भी कहते हैं उसको सोच समझ के कहते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो एक तो रही बात एट दी कंट्री लेवल, हमारे देश के भीतर हम क्या क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इवन एट द ग्लोबल लेवल अगर आप देखेंगे तो 2015 में भारत ने इंडिया सोलर अलायंस साइन किया था, फिर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट 2023 में किया, फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया। तो ये 360 डिग्री सबको कवर करता है इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल, इन टर्म्स ऑफ दी हरित जो ये एनर्जी है, उसमें 3 चीज आज की तारीख में मेजर हैं, जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो सौर एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोमास और उसमें वेस्ट टू एनर्जी भी है। तो इन तीनों अगर आप देखेंगे फील्ड में, इन तीनों क्षेत्र में भारत ने काफी कदम उठाए हैं और उसके कारण काफी इंप्रूवमेंट भी हुआ। अगर आप देखेंगे हमारी जो
जनरेशन कैपेसिटी है, इन इन सभी वर्गों में आगे बढ़ी। जी जी, जाहिर सी बात है पराग जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मिशन लाइफ से जुड़ा हुआ, चूंकि पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है और इस पर भी चर्चा हुई। जो प्री समिट थी उसमें लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व को एक दृष्टिकोण दिया है कि कैसे छोटे छोटे सुधारों के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है और उसे लाइफ के रूप में, मिशन लाइफ के रूप में एक दुनिया से उसका रूबरू कराया गया। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? साथ ही वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात विस्तार से दुनिया के सामने उभर के सामने आई है और ये G20 से हुआ, P20 से हुआ। आप इन दो मुद्दों को कैसे देखते हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज जो कही जा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में भी बहुत वार्तालाप हुई है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अब इंडिया में जैसे मनमोहन जी भी कह रहे थे कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सोलर कैपेसिटी। इट इज़ इजी सेड देन डन, वी आर स्ट्रगलिंग। जो हमारा मॉड्यूल कैपेसिटी तो हो रही है, बट हमारे पास शायद पॉलीसिलिकॉन की टेक्नोलॉजीज नहीं है, उसमें अपना पूरा टाइम लग रहा है। अब इंडिया ने जो लर्निंग ली है कि कम से कम जो आगे की चीजें हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, कम से कम यहाँ पे हम डे वन से ही अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी डे वन से ही अपनी कंट्री में लेकर आए। तो सारी समस्या का समाधान यही है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन कंट्रीज आराम से हो तो ये एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी पे ही ये पूरी चर्चा में फोकस था। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर संसदीय सम्मेलन की बात की जाए, जैसे प्रेस वार्ता में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि किस प्रकार से सतत विकास लक्ष्य और हरित ऊर्जा, लैंगिक समानता और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, पर्यावरण के मुद्दे पर मिशन लाइफ को किस तरह से जन आंदोलन बनाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हुई और संयुक्त रूप से वक्तव्य स्वीकार किया गया। जो P20 देशों के सांसद हैं, जो प्रतिनिधि इस संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहे थे, सर्वसम्मति के साथ उस संयुक्त वक्तव्य को स्वीकार किया गया। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।